हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आपके सामने आज हम एक नया एक्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आज एक आपका रैपिड रिवीजन में मैं एक हरियाणा अर्बन कंट्रोल एक्ट पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, ये हरियाणा के लिए स्पेशली है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको साथ साथ पढ़ते रहेंगे और जो भी इसकी मैं मेन पॉइंट्स आपको बताऊंगी, इंडिकेट करूंगी, आप उसको नोट डाउन करते रहेंगे। ठीक है, और ये पूरा ब्रीफ है एक्ट का। ठीक है, हरियाणा अर्बन एक्ट का पूरा ब्रीफ है और पीटी के लिए स्पेशली इसमें पॉइंट्स इंडिकेट करती जाऊंगी, कंसेप्ट बताती जाऊंगी। आप इसको पूरा वीडियो को ध्यान से देखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो इसका नाम जैसे मैंने अभी आपको बताया क्या है, हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड इविक्शन एक्ट 1973 का। ठीक है, तो पीटी पॉइंट्स के लिए स्पेशली इंडिकेट किया जाएगा आप लोगों को, तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखते रहना और जहां भी मैं बोलूँ उसको आप नोट डाउन करते रहेंगे। आगे देखेंगे आपका ब्रीफ ऑफ द एक्ट से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करूंगी जिस एक्ट को आप पढ़ने जा रहे हैं उसमें टोटल सेक्शन कितने हैं। तो टोटल सेक्शन है आपके 24। ठीक है, कितने हैं आपके 24। ओके, 24 इसमें क्या हुए सेक्शंस हो गए। इसको जो असेंट मिली थी, ठीक है, रिसीव द असेंट ऑफ गवर्नर ऑफ हरियाणा। तो हरियाणा की गवर्नर से असेंट जो मिली थी, कब मिली थी, 25 अप्रैल 1973 को मिली थी। ठीक है, 25 अप्रैल है यहाँ पर। ठीक है, 25 अप्रैल 1973 को इसको असेंट मिली थी। अब हम देखो कोई भी एक्ट पढ़ते हैं, सबसे पहले जब हम उसका ब्रीफ पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन लेते हैं, तो सेक्शन देख लिया, असेंट कब मिली थी वो देख लिया। अब हम देखेंगे इसका एक्सटेंशन कहाँ तक है। ठीक है, तो एक्सटेंशन के बारे में बात करेंगे। तो ये हमारा हरियाणा का एक्ट है, तो इसका एक्सटेंशन भी जो होगा वो होगा और अर्बन एरियाज। ठीक है, किस पर, अर्बन एरियाज पे। ठीक है, इसके एक्ट के नाम में ही अर्बन लिखा हुआ है। ठीक है, ऑफ हरियाणा, कहाँ का, हरियाणा का। देखिएगा इसके नाम में है आपका द हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड इविक्शन। पहले मैं इसके नाम पे आपको मतलब बता दूं। पहली बात तो ये किस चीज के बारे में बात करता है, देखिएगा हरियाणा का है तो हरियाणा में एप्लीकेबल होगा, ये बता दिया मैंने। ठीक है, कहाँ किसके लिए, रूरल के लिए या अर्बन के लिए, तो ये आपका अर्बन के लिए है। ठीक है, और ये किस चीज के लिए बनाया गया है अगर हम बात करें, तो ये देखिएगा ये कंट्रोल करेगा, किस चीज को कंट्रोल करेगा, तो ये कंट्रोल करेगा रेंट को। ठीक है, ऐसे नहीं कोई भी अपनी मर्जी से रेंट बताएगा और वो ही उसको देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ये कंट्रोल किया जाएगा बाय रूल्स एंड रेगुलेशन जो इस एक्ट में बता रखे हैं। ठीक है, एंड ये भी नहीं है कि जब जिसकी मर्जी आएगी वो उसको इविक्ट कर देगा। इविक्ट का मतलब होता है बाहर निकाल देना, कि कोई किसी को ऐसे ही बाहर निकाल देगा, तो ऐसे भी नहीं किया जाएगा। उसके लिए भी रूल्स रेगुलेशन हो गए। जब अगर ये रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए जा रहे हैं तो ही इविक्ट किया जाएगा, अदरवाइज इविक्ट उसको नहीं किया जाएगा। तो इसके नाम से पता चल रहा है जो आप सारा यहाँ पर प्रोसीजर पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड इविक्शन कब का है, ये 1973 का है। ठीक है, टोटल सेक्शन 24 बताए। असेंट जो मिली थी अभी बताया मैंने आपको 25 अप्रैल 1973। एक्सटेंशन मैंने आपको बताया है, लेकिन अब हरियाणा पे तो अप्लाई हो रहा है, बट कहाँ किस चीज पर अप्लाई नहीं होता उसको भी हम देखेंगे विद सेक्शन। ठीक है, सेक्शंस के साथ आपको पीटी के अकॉर्डिंग याद रखना है उसको। ओके, देखिएगा, बट शेल नॉट अप्लाई, अंडरलाइन करेंगे यहाँ पर, नॉट अप्लाई। ठीक है, ब्रैकेट्स के साथ में पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो शेल नॉट अप्लाई टू एनी कंटोनमेंट एरिया। ठीक है, कहाँ पर नहीं होगा, आपके कंटोनमेंट एरिया पे अप्लाई नहीं होता है। और ये बात आपकी कहाँ पे लिखी गई है, तो ये है आपके सेक्शन 1 के सब क्लोज 2 में बताया गया है। ठीक है, सेक्शन 1 के सब क्लोज 2 में। एंड द एक्ट डजंट अप्लाई, नहीं होता अप्लाई किस पर, उन बिल्डिंग्स पर। ठीक है, दोज बिल्डिंग्स पर। ठीक है, those buildings पर whose construction was completed on or within a time period of 10 years। कब से, टाइम देखेंगे, टाइम आपका अंडरलाइन भी किया हुआ है, हाईलाइट भी किया हुआ है। इसको पीटी के यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं जो कितने टाइम के अंदर किया गया हो, 10 ईयर्स। 10 ईयर्स से कब से, पहली बात तो कितना टाइम, 10 ईयर। बट 10 ईयर कब से काउंट करेंगे आप लोग, तो 10 ईयर हो जाएगा जब से इस एक्ट की कमेंसमेंट हुआ है या स्टार्टिंग हुई है। ठीक है, बात क्लियर। तो यहाँ पर भी नहीं अप्लाई होगा, डजंट अप्लाई, उन बिल्डिंग्स पर अप्लाई नहीं होगा जो जिनका कंस्ट्रक्शन क्या हुआ है आपका, कंप्लीटेड ऑन या और विद इन अ टाइम 10 ईयर्स के अंदर हुआ है। ठीक है, जब से ये एक्ट आया तो उन पर अप्लाई नहीं होगा। फिर उसके बाद जब आपने आगे देखेंगे कि इसका कमिंग टू फोर्स कब हुआ, कब से जो 10 ईयर्स वाली भी बात हुई तो कब से माना जाएगा, तो इसकी डेट याद रखेंगे। जैसे कि अभी मैंने आपको एसेंट बताई 25 अप्रैल 1973, उसी प्रकार से आपको याद रखना है इसका इन्फोर्समेंट। ठीक है, तो इन्फोर्समेंट कब हुआ था, तो ये हुआ था 27 अप्रैल 1973 को। कब हुआ था, देखेंगे यहाँ पे, ये रहा, केम इनटू फोर्स ऑन 27 अप्रैल 1973 को इसका कमिंग टू फोर्स हुआ था। अभी हमने देखो एक छोटा छोटा ब्रीफ पढ़ लिया है पूरा। ठीक है, पहले इसका सेक्शंस कितने हैं, इसके एक्ट का नाम क्या है, उसके नाम को हमने एक थोड़ा एक्सप्लेन किया है, एक्सटेंशन हमने पढ़ लिया है, कमिंग टू फोर्स पढ़ लिया है।
देखिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जब भी आप कोई एक्ट पढ़ते हैं, पहले तो देखेंगे उसका प्रारूप, एक तरीके से पूरा छोटा छोटा उसका ब्रीफ देखेंगे कि क्या क्या चीजें हो। फिर उसके बाद एक बात आती है कि ये जो एक्ट बना है ना, उसकी प्रियम्बल में उसका एक तरीके से क्यों बना है, क्या है, किस चीज के लिए किया जाएगा, वो भी बताया जाता है। तो प्रियम्बल हम पढ़ने वाले हैं, किस लिए होगा ये। प्रियम्बल में बताई जाती है कि जो आप एक्ट पढ़ने जा रहे हैं ना, उसका मेन उद्देश्य ये है, ठीक है, ये बताया जाता है। प्रियम्बल के बारे में अगर हम बात करते हैं, प्रियम्बल ऑफ द एक्ट, तो ये बात करता है टू कंट्रोल, क्या करना, कंट्रोल करना किस चीज को, द इंक्रीज ऑफ रेंट ऑफ सर्टेन बिल्डिंग्स, ठीक है। ये कंट्रोल करता है जो लोग अपनी मर्जी से, जो मालिक होते हैं, उसको रेंट को बढ़ा देते हैं, उसको क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। बात है क्लियर। अब बात करेंगे रेंटेड लैंड सिचुएटेड विद इन द लिमिट्स ऑफ अर्बन एरियाज। ये कहाँ पर होता है, जो आपका अर्बन एरियाज में सिचुएटेड है, सिचुएटेड मतलब स्थित है, ठीक है, ये होता है। एंड द इविक्शन ऑफ टेनेंट, तीन चीजों के बारे में प्रियम्बल बात कर रही है। पहली बात तो रेंट पर कंट्रोल किया जाएगा, दूसरी बात क्या है, कौन सी कहाँ को मतलब कौन सी बिल्डिंग इसमें कवर होती है, जो अर्बन में आती है वो कवर होती है। थर्ड बात आती है कि जो इविक्शन है ना टेनेंट्स का, उसको भी एक तरीके से रेगुलेट किया जाएगा। तो ये इसकी प्रियम्बल तीन बात को करते हैं, तीनों के पॉइंट्स आप याद रखेंगे पीटी पॉइंट्स के अकॉर्डिंग। जब आपने प्रियम्बल पढ़ ली है, प्रियम्बल के बाद आता है उसका पर्पस। क्या आता है कि पर्पस क्या है हरियाणा कंट्रोल एक्ट का, इसका, ठीक है, हरियाणा अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट, ठीक है, क्या पर्पस है, तो इसका पर्पस है रेगुलेट किया जाएगा एंड कंट्रोल किया जाएगा अर्बन, ठीक है, क्या, अर्बन रेंट्स टू प्रिवेंट अनफेयर रेंट इंक्रीज। अनफेयर रेंट का मतलब होता है जो मतलब बिना ड्यू प्रोसेस के या बिना रूल्स रेगुलेशंस के अपनी मर्जी से रेंट को क्या कर दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है बाय द लैंडलॉर्ड्स, उसको रेगुलेट किया जाएगा, उसको कंट्रोल किया जाएगा। ये बात आती है यहाँ पर, बातें क्लियर। आगे देखेंगे उसके बाद, तो इसको रेगुलेट किया जा रहा है कि कोई भी अपनी मर्जी से क्या नहीं करेगा, आपका लैंडलॉर्ड किसी भी तरीके से उसको इंक्रीज नहीं कर देगा, ठीक है, बिना किसी रूल्स रेगुलेशंस के, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। देन ये बात हो गई। उसके बाद आगे देखेंगे हम, देखिएगा उसके बाद प्रोटेक्ट किया जा रहा है किसके राइट्स को, ये प्रोटेक्ट किया जा रहा है टेनेंट्स के राइट्स को, ठीक है, टेनेंट्स राइट्स बाय प्रोवाइडिंग देम विद फेयर इविक्शन, ठीक है, कि अगर किसी को इविक्ट भी किया जा रहा है तो वो फेयर इविक्शन होगा अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन एंड प्रोसीजर ऑफ लॉ, ठीक है। द एक्ट प्रिवेंट, एक्ट प्रिवेंट का मतलब होता है किसी चीज को मना करना। जो एक्ट है ना वो प्रिवेंट करता है किस चीज को, देखेंगे बिल्कुल छोटी छोटी बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, आपको बस इसी चीज को ध्यान देना है कि ठीक है, मेन पॉइंट ही इंडिकेट करना है, ठीक है। तो प्रिवेंट्स करता है एक्सप्लॉइटेशन किसका, जो टेनेंट्स का होता है, ठीक है, कोई किसी को कभी भी घर से बेघर कर देगा तो वो कहाँ जाएगा, वो कैसे करेगा, तो उसके राइट्स को भी तो प्रोटेक्ट करना जरूरी है ना, ठीक है, कि कोई किसी को किसी भी टाइम बाहर नहीं निकाल सकता है, ये वाली बात आती है, ठीक है। तो एक्ट प्रिवेंट्स द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ टेनेंट्स बाय लैंडलॉर्ड्स एंड प्रोवाइड्स लीगल रेमेडीज। अगर पहली बात तो कोई किसी को ऐसे घर से बेघर करेगा नहीं, ठीक है, करेगा नहीं, सपोज कि कर भी दिया है तो उसको लीगल रेमेडीज भी अवेलेबल कराई जाएंगी। क्या, लीगल रेमेडीज फॉर टेनेंट्स फेसिंग अनफेयर प्रैक्टिस, जिसके साथ में अनफेयर प्रैक्टिस की गई है उनको लीगल रेमेडीज भी अवेलेबल कराई जाएगी। बातें क्लियर यहाँ तक। आगे देखेंगे, या हम पर्पस के बारे में बात कर रहे हैं। पर्पस की बात, तीन पर्पस हमने पढ़ लिए, अब हम फोर्थ एंड फिफ्थ और पढ़ते हैं। बात करते हैं यहाँ पर बाय रेगुलेटिंग रेंट इंक्रीजिंग, ठीक है, रेगुलेटिंग रेंट इंक्रीज इफ कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी फॉर बोथ टेनेंट्स एंड लैंडलॉर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे रेगुलेट किया जा रहा है कि रेंट इंक्रीज हो जाएगा अगर कंट्रीब्यूट किया जा रहा है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी फॉर दोनों के लिए, वो एक दोनों के लिए ही यहाँ पर बात की जा रही है, टेनेंट और लैंडलॉर्ड के लिए। एंड उसके बाद बात की जाती है बेसिक एमिनिटीज की। एमिनिटीज का मतलब होता है सुख सुविधा, जो एक जनरल लोग मतलब लाइफ के लिए जरूरी होती है, वो सुख सुविधाएं, ठीक है, बेसिक एमिनिटीज। तो अलाउ किया जा रहा है यहाँ पर टेनेंट्स को कि वो एंजॉय करेंगे उसके बेसिक एमिनिटीज को, बेसिक सुविधाओं के। जैसे बेसिक सुविधा क्या होती है, एक आम जीवन को व्यतीत करने के लिए क्या आवश्यकता होती है जनरली, सबसे पहले आज के टाइम में इलेक्ट्रिसिटी, वाटर्स, ठीक है, ये सब चीजें हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी मेन, वाटर भी आपका मेन, ठीक है, ये सारी सप्लाईज एंड आपका सीवेज एक्सेट्रा, जब हम आगे भी देखेंगे तो ये सब हमारी बेसिक एमिनिटीज होती हैं, सुख सुविधाएं होती हैं, ये टेनेंट्स के लिए दिया जाता है। ये नहीं कि सिर्फ घर दे दिया और बेसिक एमिनिटीज उसको नहीं दी जा रही है, तो ऐसे आपके लिए सही नहीं रहता है वहां पे। अब हम बात करेंगे रेंट की, बात कर रहे थे, कह रहे थे कि भाई ऐसे ही जनरली रेंट नहीं बढ़ाया जाएगा, ठीक है, लेकिन क्या बढ़ाया जा सकता है, तो कैसे होगा, कुछ रूल्स रेगुलेशन से। उसका सेक्शन कौन सी बात करता है, ये सेक्शन 8 कहता है क्या, कि व्हेन कैन रेंट बी इंक्रीज, जब आपका रेंट इंक्रीज हो सकता है लैंडलॉर्ड के द्वारा, ठीक है।
रेंट बी इंक्रीज बाय द लैंडलॉर्ड, ठीक है, लैंडलॉर्ड के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। चलिए उसके बाद देखेंगे आगे कि रेंट कैन बी इंक्रीज बाय द लैंडलॉर्ड इन दी फॉलोइंग केसेस। यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से केसेस में क्या किया जा रहा है, आपका रेंट इंक्रीज किया जा रहा है। पहला पॉइंट देखेंगे, रेंट कैन बी इंक्रीज बाय द फॉलोइंग केसेस इफ अ लोकल अथॉरिटी लिवाइज। जब लोकल अथॉरिटीज जो होती है, ठीक है, लोकल अथॉरिटीज लिवाइज एंड इंक्रीज इन द टैक्स ऑन द बिल्डिंग सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट द अमाउंट शुड नॉट एक्सीड द इंक्रीज टैक्स अमाउंट। ये बात क्या करता है, देखिएगा कि जो रेंट इंक्रीज करने की बात आ रही है आपकी, कि लोकल अथॉरिटी जो लिवाइज को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, टैक्स में किसी बिल्डिंग पर, तो वो सब्जेक्ट टू द कंडीशन होगा। किस कंडीशंस के सब्जेक्ट होगा, किसके अधीन होगा, तो सब्जेक्ट टू द कंडीशंस। कंडीशंस क्या होगा, दैट द अमाउंट शुड नॉट एक्सीड। यहाँ पे बात आती है कि जो अमाउंट होगा वो एक्सीड नहीं होगा जो आपका टैक्स अमाउंट इंक्रीज किया गया है, ठीक है। जो टैक्स इंक्रीज हुआ उससे ज्यादा आप रेंट इंक्रीज वहां पर नहीं कर सकते हैं, ये वाली बात आती है। और जो रेंट यहाँ पे इंक्रीज की बात आ रही है, ठीक है, तो रेंट कैन बी इंक्रीज बाय 8%। कितना, ये पीटी का क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान देंगे, ठीक है। तो जो रेंट है वो इंक्रीज हो सकता है बाय 8% ओनली इफ, ऐसे नहीं कि आप कभी भी उसको बढ़ा देंगे, ठीक है, उसके पीछे कुछ ना कुछ सुविधाएं देनी होगी, एक्स्ट्रा देनी होगी, उसके बारे में बात करेंगे कि रेंट कैन बी इंक्रीज, रेंट इंक्रीज किया जा सकता है 8% ओनली कब, इफ एक्स्ट्रा एमिनिटीज आर प्रोवाइडेड बाय द लैंडलॉर्ड, ठीक है। आप ऐसे नहीं कि सुख सुविधा तो बढ़ा नहीं रहे, बेसिक जरूरत तो पूरी करा नहीं रहे और आप उस पे रेंट बढ़ाए जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। वहां पे बात आती है कि बढ़ाया जा सकता है 8% अगर एक्स्ट्रा एमिनिटीज प्रोवाइड की जा रही है, किसके द्वारा, लैंडलॉर्ड के द्वारा, ठीक है। बातें क्लियर यहाँ तक। दीज एमिनिटीज डू नॉट इंक्लूड बेसिक एमिनिटीज। अब ऐसे नहीं कि बस घर दे दिया, अब एक एक जो चीजें प्रोवाइड होंगी, लाइट पानी या जो भी कुछ, अब उसके अलग अलग रेंट की, अगर आपको पानी चाहिए तो फिर इतना रेंट और देना पड़ेगा, अगर आपको लाइट चाहिए तो इतना और देना पड़ेगा, नहीं। देखिए जब आप कहीं रहने जाते हैं तो बेसिक एमिनिटीज उसके अंदर हम क्या मानते हैं कि वो आपको एक तरीके से अंडरस्टूड होती है कि वो तो जनरली मिलती ही है, ठीक है, ये वाली बात आती है। तो दीज एमिनिटीज डू नॉट इंक्लूड, ये जो एमिनिटीज बढ़ाई जा रही है इसमें आपका बेसिक एमिनिटीज इंक्लूड नहीं होती है, जैसे कि पानी वगैरह ये सब चीजें ये नहीं होती यहाँ पे। तो ये हमने बात पढ़ी कि इंक्रीज होगा, ठीक है, लेकिन अब हम उससे बाद में आगे पढ़ेंगे कि सेक्शन 13 बात करता है केसेस व्हेन द लैंडलॉर्ड कैन इविक्ट द टेनेंट्स। देखिएगा यहाँ पे ये बात आती है कि हमने पढ़ा था कि इविक्शन जो हो जाता है कि ऐसे नहीं कि कोई अपनी मर्जी से कभी भी इविक्शन कर देगा उसको, उसके भी कुछ अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, हम उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है। इफ अ टेनेंट हैज नॉट पेड रेंट, अब हम सेक्शन 13 पढ़ रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान से देखेंगे। सेक्शन 13 जो है वो बात करता है किसका, कि व्हेन द लैंडलॉर्ड कैन इविक्ट द टेनेंट। यहाँ पर लैंडलॉर्ड क्या किया जा रहा है, आपका लैंडलॉर्ड क्या कर रहा है, टेनेंट को इविक्ट कर रहा है, ठीक है। ग्राउंड्स क्या होंगे उसको हम देखेंगे यहाँ पर कि टेनेंट जो टेनेंट है आपका वो पे नहीं कर रहा है, क्या, हैज नॉट पेड, क्या, रेंट, तो कितने टाइम के अंदर, तो ये है आपका 15 डेज, कितना, विद इन 15 डेज आफ्टर गिविंग नोटिस। जब उसको नोटिस दे दिया भाई रेंट पे कर दो, रेंट पे नहीं किया जा रहा है, ठीक है, जब रेंट पे नहीं किया जा रहा है तो तब क्या होगा, उसका एक तरीके से नोटिस दिया गया है, नोटिस देने के बावजूद भी 15 डेज में वो नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, 15 दिन एक्सपायर हो गए हैं टेनेंट के एग्रीमेंट के, ठीक, वो 15 दिन हो गए नोटिस के, या फिर एक्सपायरी हो गया है टेनेंट्स का एग्रीमेंट, ठीक है। दो बातें हैं यहाँ पर, 15 डेज के नोटिस की या फिर एक्सपायरी ऑफ द टेनेंट एग्रीमेंट, ठीक है, ये वाली बात आती है, ओके। तो तब क्या होगा, इस केस पे क्या किया जा सकता है, टेनेंट को इविक्ट किया जा सकता है, ये बात है। A tenant will have to pay rent and interest which such controller will calculate। अब आप लोग को देखो, पहली बात तो आपने पे टाइम से नहीं किया, नोटिस दिया तब भी नहीं दिया, ये एक तरीके से अब क्या होता है दूसरा ग्राउंड कि जो टेनेंट है उसने क्या नहीं किया, रेंट पे नहीं किया है, ठीक है। अब उसको क्या करना पड़ेगा, हैव टू का मतलब होता है कि कंपलसरी है, टेनेंट को मतलब कंपलसरी पेमेंट करना पड़ेगा, रेंट प्लस इंटरेस्ट बोथ, रेंट भी और इंटरेस्ट भी दोनों यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। विच द कंट्रोलर विल कैलकुलेट, कितना रेंट और कितना इंटरेस्ट होगा, ये आपका किसके पास अथॉरिटी है, तो ये कंट्रोलर के पास अथॉरिटी होती है, ठीक है। द इंटरेस्ट ऑन द एरियर इज, इंटरेस्ट जो हमारा बकाया है उस पर जो इंटरेस्ट होता है वो कितना परसेंट होता है, इसको देखेंगे तो हम वो हो जाता है हमारा 8%, ठीक है, कितना, 8% पर एनम,
ठीक है। तो 8% पर एनम होगा। आ टेनेंट शुड पे ऑल द एरियर्स, जो भी टेनेंट होगा वो सारे बकाया को जितना भी है वो पे करेगा टाइम के अंदर अंदर, विद इन द टाइम। ठीक है, ये लिखा हुआ है। इफ द टेनेंट यूज द प्रॉपर्टी, अगर कोई टेनेंट यूज करता है प्रॉपर्टी को फॉर पर्पस ऑफ अदर देन दोन विच वाज लीज्ड, देखिएगा एक दो ग्राउंड हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट हम जो ग्राउंड पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि अगर सपोज करो किसी और पर्पज के लिए प्रॉपर्टी दी थी, लीज की गई थी, लेकिन उसने उस पर्पज को छोड़ के दूसरा पर्पज उसमें यूज किया जा रहा है, ठीक है, जिसके लिए उस प्रॉपर्टी को नहीं दिया गया था, तो इस ग्राउंड पर उसको क्या किया जा सकता है, एविक्ट किया जा सकता है। टेनेंट जो है ना प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है किसी और पर्पज के लिए, जिसके लिए उसको लीज दिया गया था ना, लीज पे किया गया था, उसके लिए नहीं हुआ है। ठीक है, बात यहाँ तक क्लियर हुई, आगे देखेंगे। ठीक है, उसने उस पर्पज के अलावा दूसरे पर्पज यूज किया तो यहाँ पे हो जाएगा, या फिर वो न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है उसकी प्रॉपर्टी में, क्या कर रहा है, न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, तो ये भी इविक्शन का एक ग्राउंड बन जाता है। ठीक है, टेनेंट इज फाउंड गिल्टी, क्या किया जा रहा है, गिल्टी पाया गया किसका, न्यूसेंस का। ठीक है, एंड दोज कॉज ट्रबल टू अदर रेजिडेंट्स, और जिसकी वजह से और लोगों को क्या किया हो रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक ग्राउंड बन जाएगा इविक्शन का। आगे देखेंगे, नेक्स्ट देखिएगा, द लैंडलॉर्ड कैन नोटिफाई द टेनेंट टू वेकेंट द प्रॉपर्टी इफ द लैंडलॉर्ड और रेजिडेंट वांट्स टू प्रॉपर्टी फॉर कमर्शियल पर्पस। अब यहाँ पे देखो, जो उन्होंने रेंट पे दी हुई थी, अब उनको कमर्शियल पर्पस का यूज करने की जरूरत पड़ी है, तो क्या है यहाँ पर लैंडलॉर्ड नोटिफाई कर सकता है टेनेंट को कि वो वेकेट करे प्रॉपर्टी को, अगर लैंडलॉर्ड या उसका बेटा ये चाहता है कि प्रॉपर्टी को यूज किया जाएगा फॉर कमर्शियल पर्पज, तो वहां पर क्या दिया जा रहा है, नोटिफाई किया जा रहा है टेनेंट्स के। ठीक है, लेकिन ये दिस इज ओनली पॉसिबल इफ द लैंडलॉर्ड डज नॉट ओन एनी अदर प्रॉपर्टी इन सच एन अर्बन एरिया। लेकिन ये बात तभी अप्लाई होती है जब उस व्यक्ति के पास उस एरिया में, उस अर्बन एरिया में दूसरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, अदरवाइज तो नहीं। ठीक है, अगर उसके पास और प्रॉपर्टी नहीं है। A tenant has stopped using the property for more than 4 months without a reasonable cause. टेनेंट को प्रॉपर्टी दी, टेनेंट अब उसको यूज ही नहीं कर रहा है, कब तक, मोर देन 4 मंथ्स, 4 महीने से ज्यादा। ठीक है, वो भी कैसे, क्या कोई रीजनेबल ग्राउंड बताया, कोई रीजनेबल कोज बताया, तो नो, उन्होंने कोई रीजनेबल कोज भी वहां पर नहीं बताया है। ठीक है, बातें क्लियर। अब हम बात करेंगे यहाँ पर 9 पॉइंट आपका नेक्स्ट आता है, देखिएगा, ऑर्डर्स इफ द टेनेंट इज फाउंड गिल्टी। अब यहाँ पर कौन गिल्टी पाया जा रहा है, टेनेंट गिल्टी पाया जा रहा है। ठीक है, टेनेंट, इफ द टेनेंट हैज नॉट पेड द रेंट, अगर टेनेंट ने रेंट पे नहीं किया है टू द लैंडलॉर्ड इवन आफ्टर द नोटिस, इवन आफ्टर द नोटिस का मतलब है कि पहली बात तो दे ही नहीं रहा था, नोटिस दिया तो भी नहीं, इवन। ठीक है, इवन आफ्टर यानी नोटिस के बाद भी नहीं किया, या फिर वो फाउंड गिल्टी पाया जाता है किस चीज का, न्यूसेंस क्रिएट करने का, तो जो हमारी अथॉरिटी होती है, कंट्रोलर, क्या कर सकती है, कैन पुट द लैंडलॉर्ड इन पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। अब उस लैंडलॉर्ड को, जिसकी वो एक तरीके से प्रॉपर्टी है, उसको क्या किया जा सकता है, प्रॉपर्टी की पोजेशन लैंडलॉर्ड को दी जा सकती है। बातें क्लियर। रीजनेबल टाइम कैन बी गिवन टू द टेनेंट्स बाय द कंट्रोलर। देखिएगा, ऐसे नहीं कि बस आज बोला और आज ही खत्म, आज ही दे दो, सब काम खत्म, घर से बाहर निकलो, नो, ऐसा नहीं होता। रीजनेबल टाइम कैन बी गिवन टू द टेनेंट, टेनेंट को एक रीजनेबल टाइम दिया जाता है, किसके द्वारा, कंट्रोलर के द्वारा। ठीक है, किस चीज के लिए, वैकेंट करने के लिए। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि रीजनेबल टाइम की भी तो कोई लिमिट होगी ना, ऐसे तो नहीं कोई रीजनेबल टाइम आप अपने हिसाब से बना दोगे, किसी को 10 दिन, किसी को 20 दिन, नो, इसकी भी एक लिमिट होती है, उसको देखेंगे। रीजनेबल टाइम कैन बी गिवन टू द टेनेंट बाय द कंट्रोलर, कंट्रोलर देता है टू द वैकेंट द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को खाली करने के लिए। द टाइम कैन नॉट एक्सटेंड, ये देखेंगे कितना, इससे ज्यादा एक्सटेंड नहीं होगा, जो रीजनेबल टाइम होगा कितना, बियॉन्ड 3 मंथ्स, 3 महीने से ज्यादा का टाइम नहीं होगा। ठीक है, बातें क्लियर, समझ में आई यहाँ तक आपको। देखिएगा आगे तो हमने बात पढ़ ली है कि जब टेनेंट गिल्टी पाया जाता है तब की बात हो रही है। अब हम बात करेंगे ऑर्डर इफ द लैंडलॉर्ड इज फाउंड गिल्टी, वहां पर कौन पाया जा रहा था, टेनेंट गिल्टी पाया जा रहा था। तो ऐसे नहीं सिर्फ टेनेंट की गलती है, कहीं हर जगह पर कहीं कहीं पर लैंडलॉर्ड की भी गलती होती है, उसके लिए क्या चीजें हैं हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो ऑर्डर अगर मतलब तो अब तब के बारे में बात किया जा रहा है जब हमारा लैंडलॉर्ड गिल्टी पाया जाता है, तो कंट्रोलर कैन आस्क लैंडलॉर्ड, कंट्रोलर जो हमारी अथॉरिटी होती है वो आस्क कर सकते हैं लैंडलॉर्ड से टू गिव पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी टू द सेम टेनेंट, उसी टेनेंट को, इफ हिज सन या ही हैज नॉट occupied the property within 12 months of possession or if the landlord rents away the property to any other tenant। देखिएगा,
ये वाली बात आती है कि जो कंट्रोलर है वो ये बोल सकता है लैंडलॉर्ड से कि भाई उसी को पोजीशन दे दो, उसी टेनेंट को, ठीक है, जो आपके यहाँ पे पहले से रह रहा है सेम टेनेंट को। अगर इफ हिज सन और ही हैज नॉट ऑक्यूपाइड द प्रॉपर्टी, ठीक है, या वो या उसका मतलब सन जो बेटा है वो प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है 12 महीने से, ठीक है, 12 महीने के अंदर पोजीशन के, ठीक है, और इफ द लैंडलॉर्ड रेंट्स अवे द प्रॉपर्टी टू एनी अदर टेनेंट, या तो वो खुद भी यूज नहीं कर रहा है या उस प्रॉपर्टी को किसी और को दे रहा है, तो वो कहेगा कि तुम और को भी तो दे रहे हो, उससे अच्छा तो उसी प्रॉपर्टी उसी व्यक्ति को दे दो, सेम टेनेंट को ही, ठीक है। लैंडलॉर्ड कैन बी आस्क फॉर द कंपनसेशन, कंपनसेशन भी पूछा जा सकता है कितना, 500 रुपये, ठीक है। तो देखिएगा अगर लैंडलॉर्ड को भी कंपनसेशन देने के लिए बोला जा सकता है अगर टेनेंट का इविक्शन किस ग्राउंड पर हुआ है, सिली ग्राउंड। सिली ग्राउंड का मतलब होता है बहुत ही मामूली, ठीक है, बहुत ही ज्यादा मामूली, ठीक है, अगर सिली ग्राउंड पर इविक्शन हुआ है तो। बातें क्लियर यहाँ पर। तो फाइन कितना है, कंपनसेशन कितना है लैंडलॉर्ड पर, 500। अब हम बात करेंगे सेक्शन 11 की। किसकी, सेक्शन 11 की। सेक्शन 11 किस बारे में बात करता है, तो ये बात करता है कन्वर्जन, बिल्डिंग के कन्वर्जन की। कन्वर्जन ऑफ बिल्डिंग। अ टेनेंट इज नॉट अलाउड टू कन्वर्ट अ रेजिडेंशियल बिल्डिंग इनटू अ कमर्शियल स्पेस या नॉन रेजिडेंशियल। देखिएगा अगर कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो उसको नॉन रेजिडेंशियल या कमर्शियल बिल्डिंग पर कन्वर्ट नहीं किया जाएगा बाय द टेनेंट, ठीक है। हाँ, किया जा, जनरली रूल अगर आपसे पूछेगा कि क्या किया जा सकता है तो आपका आंसर होगा नो, नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या कभी किसी और कंडीशन में किया जा सकता है, तो यस किया जा सकता है। कब, जब रिटर्न परमिशन हो किसकी, कंट्रोलर से, रिटर्न परमिशन फ्रॉम द कंट्रोलर, अनलेस ही टेक्स रिटर्न परमिशन फ्रॉम द कंट्रोलर, जब तक कि वो कंट्रोलर से रिटर्न परमिशन ना ले ले। बातें क्लियर। अब हम बात करेंगे, मैंने बोला था ना कि आगे बताऊंगी इम्यूनिटीज के बारे में। तो देखिएगा यहाँ पर सेक्शन 9 बात करते हैं आपका, लैंडलॉर्ड शुड प्रोवाइड ऑल द बेसिक एम्यूनिटीज। लैंडलॉर्ड जो होगा वो प्रोवाइड कराएगा क्या, सभी बेसिक एम्यूनिटीज। कौन सी, जो बेसिक का मतलब होता है जो भी किसी जीवन के लिए जो मतलब जनरली आवश्यक होती है डेली बेसिस पे, इलेक्ट्रिसिटी, सीवेज, वाटर सप्लाई एटसेट्रा, प्रोवाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, ठीक है। जो आपका किसके द्वारा प्रोवाइडेड की गई है, आपका स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी के। इफ द लैंडलॉर्ड फेल्स टू प्रोवाइड द एम्यूनिटीज, अगर सपोज करो वो लैंडलॉर्ड जो है जिसके यहाँ पर टेनेंट रह रहा है वो फेल हो जाता है बेसिक एम्यूनिटीज प्रोवाइड करने में, कितने दिन के अंदर, 30 डेज, याद रखेंगे कितना, 30 डेज, ठीक है, विद इन 30 डेज और 90 डेज, ठीक है, विद इन 30 डेज और 90 डेज ऑफ रिसीविंग रिक्वेस्ट फ्रॉम द टेनेंट। जब से टेनेंट ने रिक्वेस्ट की थी कि भाई मुझे ये बेसिक आवश्यकताओं की जरूरत है, आप मुझे वो दे दो, तो तब भी नहीं देता है वो। इफ द टेनेंट कैन अप्लाई टू कंट्रोलर, अब टेनेंट के पास अधिकार है, वो कहाँ जा सकता है, तो कंट्रोलर के पास जा सकता है, ठीक है, ये वाली बात हो गई। A landlord cannot cut off the amenities without sufficient cause, ठीक है। देखिएगा जो अब मालिक है, जो इस घर का मालिक है, जो लैंडलॉर्ड है, उसका ये मतलब नहीं है कि वो जब चाहे उसके बिजली नहीं आने दे, पानी ना आने दे, उसकी बेसिक एम्यूनिटीज को काट दे, ऐसा वो नहीं कर सकता है, ठीक है, नहीं कर सकता है। लेकिन अगर उसने कर दिया है तो तब क्या होगा, तो उस पर चार्जेस लगेंगे, ठीक है। इफ इट इज डन द कंट्रोलर में टेक चार्ज, उससे चार्जेस लिए जा सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो इफ द टेनेंट इज फाउंड दे आर एंटाइटल्ड टू डिडक्ट एक्सपेंस, एक तरीके से पाया जाता है कि टेनेंट इज फाउंड दैट कि दे आर एंटाइटल्ड टू डिडक्ट एक्सपेंस फ्रॉम द रेंट टिल द टोटल अमाउंट इज नॉट रियलाइज्ड, प्रोवाइडेड द रेट ऑफ डिडक्शन शुड बी लेस देन 50% ऑफ द रेंट अमाउंट। देखिएगा अगर टेनेंट ये पाया जाता है उसके पास राइट है कि वो एंटाइटल्ड है टू डिडक्ट एक्सपेंसेस, जो उसके खर्चे हुए हैं वो डिडक्ट कर सकता है, उन एक्सपेंसेस को, खर्चे को, एक्सपेंसेस को क्या कर सकता है, डिडक्ट कर सकता है फ्रॉम द रेंट, रेंट में से, जब तक कि टिल द टोटल अमाउंट इज नॉट रियलाइज्ड, जब तक कि टोटल अमाउंट जो है वो रियलाइज ना हो सके, प्रोवाइडेड दैट द जो रेट होगा ना डिडक्शन का वो लेस देन, किससे नहीं होगा, शुड बी लेस देन, किससे लेस देन होगा, द रेट ऑफ डिडक्शन शुड बी लेस देन 50% ऑफ रेंट अमाउंट, जो उसकी रेंट अमाउंट है उसके 50% से रिलीज किया जाएगा, ठीक है, डिडक्ट किया जाएगा। अब तुमने पढ़ लिया इसके बारे में। नेक्स्ट आपका 2 का ए बात करता है बिल्डिंग सेक्शन, बिल्डिंग के बारे में। बिल्डिंग, अब हम बात करें रेंट की, रेंट किसका, बिल्डिंग का तो होता है ना, बिल्डिंग की तो बात कर रहे हैं। तो बिल्डिंग का मतलब होता है मीन्स एनी पार्ट, एनी बिल्डिंग और पार्ट वेयर ऑफ लैंड और एनी पर्पज
वेदर बीइंग एक्चुअली यूज फॉर द पर्पज और नॉट, बिल्डिंग डज नॉट। हाँ, बात करेंगे यहाँ पर बिल्डिंग का, या उसको मतलब बिल्डिंग का मतलब यहाँ पर है बिल्डिंग या उसका कोई पार्ट जो लेट किया जा रहा है किसी पर्पज के लिए, चाहे वो एक्चुअली उस चीज के लिए यूज की जाए या फिर नहीं की जाए, फॉर द पर्पज और नॉट। ठीक है, तो बिल्डिंग एक तरीके से बिल्डिंग या उसका पार्ट है जो उस पर्पज को यूज करने के लिए दी जाती है। ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया। तो इसमें क्वेश्चन बनता है कि क्या इसमें होटल्स में जो रूम होते हैं वो भी इंक्लूड होते हैं। तो बिल्डिंग में डज नॉट इंक्लूड, किसको नहीं किया गया है इंक्लूड, आपका रूम इन द होटल, इन होटल। फेयर रेंट कहाँ पर बता रखे कि फेयर रेंट दिया जाएगा, क्योंकि रेंट को फेयर करने के लिए तो ये बनाया गया है एक्ट। तो फेयर रेंट हमारा सेक्शन 4 में दिया हुआ है। अब बात करते हैं कि कौन फिक्स करता है फेयर रेंट को। तो क्वेश्चन बने तो आप इसका राइट आंसर लगाएंगे कंट्रोलर। ठीक है, कंट्रोलर सेल फिक्स, कंट्रोलर जो है वो फिक्स करता है द फेयर रेंट फॉर अ बिल्डिंग और रेंटेड लैंड ऑन एन एप्लीकेबल मोड बाय द टेनेंट और द लैंडलॉर्ड। देखिएगा, कंट्रोलर जो होगा वो फिक्स करेगा कि फेयर रेंट क्या होगा, और फेयर रेंट डिसाइड करते हैं हम जो भी आपकी बिल्डिंग के आसपास की जो व्यवस्था है, या एक तरीके से फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस को देख करके जमा के उसकी वजह से ये फिक्स किया जाता है लैंडलॉर्ड। टेनेंट और लैंडलॉर्ड shall be entitled to get the fair and fix under the Haryana Urban Control of the Rent and Eviction Act। ठीक है, irrespective of the fact their fair rent was already fixed under the East Punjab Urban Rent Restrictions Act। ये बात कर रहा है कि जो टेनेंट या लैंडलॉर्ड है वो एंटाइटल है कि वो अपना फेयर रेंट को फिक्स कराए, कौन से एक्ट में, अंडर हरियाणा अर्बन कंट्रोल रेंट एंड इविक्शन एक्ट में। चाहे बेसिक जो भी यहाँ पर है फेयर रेंट हमारा पहले से ही उनका मतलब फिक्स हो चुका था, कौन से वाले एक्ट में, जो आपका पहले वाला एक्ट था ईस्ट पंजाब अर्बन रेंट रेस्ट्रिक्शन एक्ट 1949, इसमें भी हो चुका है पहले से बेसिक, पर उसकी में भी यहाँ पर रेंट को उसको कंट्रोल करने के लिए फेयर रेंट को एंड फिक्स करने के लिए यहाँ पर ये इस एक्ट में टेनेंट और लैंडलॉर्ड जा सकते हैं। बात है क्लियर, आगे देखेंगे। फेयर रेंट जो है वो फिक्स किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द कॉम्प्रोमाइज अराइव बिटवीन द पार्टीज ऑफ द प्रोसीडिंग्स। देखिएगा, फेयर इविक्शन जो हो, फेयर जो आपका रेंट है यहाँ पर फेयर रेंट जो है फिक्स किया जा सकता है किस बेसिस पर, जो कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है बिटवीन किसके, पार्टीज के बीच में। अगर वो खुद ही कॉम्प्रोमाइज कर लेती हैं कि ये इतना मैं दे सकता हूँ, इतना उसको देना होगा, तो तब यहाँ पर ये भी फिक्स किया जा सकता है। 31 दिसंबर 1961 इज द रिलीवेंट डेट फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइन द बेसिक रेंट। जो 31 दिसंबर है 1961 का, यहाँ पे बोला गया कि वो रिलेवेंट डेट है किस चीज के लिए, ये पर्पस डिटरमाइन करने के लिए बेसिक रेंट्स को, कौन सा सेक्शन में, सेक्शन 4 के सब क्लॉज 2 में। ठीक है, और द एक्ट इन फिक्सिंग फेयर रेंट द कंट्रोलर में अलाउ एंड, देखिएगा जब फिक्स किया जाता है फेयर रेंट तो कंट्रोलर जो होता है वो अलाउ है किस चीज के में, अलाउ एंड इंक्रीज। ठीक है, अलाउ हो कर सकता है किसको, एन इंक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज मतलब बढ़ाना, डिक्रीज मतलब घटाना। ठीक है, इन द बेसिक रेंट बाय नॉट मोर देन 25% बेस्ड ऑन द राइज इन प्राइस इंडेक्स। देखिएगा, ये बात करता है आपका यहाँ पे बात आती है कि इन फिक्सिंग, अगर फेयर रेंट को फिक्स किया जा रहा है जो कंट्रोलर है उसके अलाउ कर सकता है इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए इन द बेसिक रेंट, जो बेसिक रेंट दिया गया है। लेकिन जो इंक्रीज या डिक्रीज जो भी यहाँ पर किया जा रहा है बाय नॉट मोर देन 25%। ठीक है, जो उस समय पर प्राइस इंडेक्स जो मेन चीज है जो उस पर डिपेंड है उससे कितने परसेंट से ज्यादा नहीं होगा, तो 25% से ज्यादा यहाँ पर नहीं होगा। नेसेसरी हम बात करेंगे यहाँ पर नेसेसरी रिपेयर बाय द लैंडलॉर्ड, सेक्शन 12 इसके बारे में बात करता है। ठीक है, देखेंगे एक मिनट, चलिए हम बात कर रहे थे यहाँ पर किसकी, नेसेसरी रिपेयर्स बाय द लैंडलॉर्ड। ठीक है, सेक्शन 12 इसके बारे में बात करता है कि जो लैंडलॉर्ड मस्ट मेक द रिक्वायर्ड रिपेयर्स। देखिएगा, जिस चीज की रिपेयर की जरूरत है वो तो रिक्वायर्ड है तो वो करना ही पड़ेगा। मस्ट इसलिए है कि आप उससे मना नहीं कर सकते, मस्ट मतलब जरूरी है। मेक द रिक्वायर्ड रिपेयर्स अदर देन स्ट्रक्चरल अल्टरेशन। स्ट्रक्चर बदलने का अल्टरेशन की बात अलग हो गई, लेकिन अगर रिक्वायर्ड रिपेयर होनी है, रिक्वायर्ड का मतलब है बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, जिसके बिना मतलब रहना वहां पर मुश्किल हो रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट बहुत आवश्यक है, तो मस्ट है वहां पर उसको करना ही पड़ेगा, छोड़ करके स्ट्रक्चर अल्टरेशन को। ठीक है, स्ट्रक्चर उसका ढांचा नहीं बदलने की बात करी, लेकिन बेसिक चीजों को तो आपको रिक्वायर्ड चीजों को क्या करना पड़ेगा, रिपेयर करना पड़ेगा। इफ दिस इज नॉट फॉलोड द कंट्रोलर कैन गिव एन ऑर्डर। अगर वो नहीं मानता लैंडलॉर्ड तो तब कौन आ जाएगा, कंट्रोलर आ जाएगा। कंट्रोलर क्या करेगा, ऑर्डर दे सकता है इन राइटिंग। कैसे, राइटिंग में दे सकता है, कैसे, राइटिंग में।
किस चीज के लिए? दैट सच रिपेयर शुड बी डन, कि वो रिपेयर होना चाहिए, एंड द कॉस्ट इनकर्ड शुड बी डिडक्ट फ्रॉम द रेंट पेएबल। देखिएगा वो क्या हो जाएगा, वो एम्यूनिटी या मतलब जो भी जरूरत की चीज है, वो रिक्वायरमेंट था, उसका क्या किया आपका, वो रिपेयर कर दिया। रिपेयर कर दिया, बात सही है, लेकिन अगर नहीं करता है तो कहाँ जाएंगे आप? कंट्रोलर के पास जाएंगे। कंट्रोलर क्या करेगा? उसको सही करवाएगा, रिपेयर करवाएगा, और जो चार्ज होगा वो डिडक्ट हो जाएगा आपका उस रेंट से जो आपका पेएबल होगा। ठीक है, बातें क्लियर यहाँ तक? पेनल्टीज की बात करेंगे, जो अगर हमारा यहाँ पर कंट्रडिक्शन आ जाता है, ठीक है, कंट्रावेंशन आ जाता है सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 8 का, which state that no landlord should recover the amount of sales or taxes of the local authority from the tenant, or subsection 1 or subsection 10 stating a landlord cannot cut off और withhold, ठीक है, ना तो कट ऑफ कर सकता है ना विदहोल्ड कर सकता है, किसको? बेसिक एबिलिटीज को। ये बात करता है कि कोई पर्सन अगर कंट्रावेंशन में है, यहाँ पर सेक्शन 8 के, ठीक है, जो भी स्टेट किया गया कि कोई भी लैंडलॉर्ड शुड रिकवर द अमाउंट्स ऑफ सेल्स और टैक्सेस लोकल अथॉरिटी से, कहाँ से? टेनेंट से, या और जो सबसेक्शन 1 कहता है सेक्शन 10 का, कि जो एक लैंडलॉर्ड होगा वो क्या नहीं कर सकता, ना तो कट ऑफ कर सकता है ना विदहोल्ड कर सकता है, जो बेसिक एबिलिटीज होती हैं। और जो सबसेक्शन 1 है 11 का, वो ये कहता है कि अ प्रॉपर्टी इज नॉट रिटर्न टू द लैंडलॉर्ड फॉर हिज और हिज सन यूज, ठीक है, अगर प्रॉपर्टी जो थी वो रिटर्न नहीं की गई है लैंडलॉर्ड को या उसके बेटे को, ठीक है, लैंडलॉर्ड को या उसके बेटे के यूज के लिए। और सब सेक्शन 1 जो है 21 का, विच स्टेट्स, वो क्या कहता है कि दैट अ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट शुड फर्निश पर्टिकुलर डिटेल्स रिलेटेड टू बिल्डिंग और लैंडलॉर्ड विद द कंट्रोलर विल बी पनिशेबल विद अ फाइन ऑफ, कितना फाइन दिया जाएगा? 3-4 बातें यहाँ पर है, देखेंगे, एक मिनट। तो यहाँ पे बात की गई थी कि एक तरीके से जितने भी मैंने आपको बताया वो नहीं पे कर रहा है, नहीं दे रहा है उसको, तो टेनेंट शुड फर्निश द पर्टिकुलर, टेनेंट जो भी है बेटा लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट जो भी रहेगा शुड फर्निश करेगा वो पर्टिकुलर डिटेल्स को जो उस बिल्डिंग के बारे में दी गई है और उस लैंड के बारे में, जो, ठीक है, किसको दिया जाएगा? कंट्रोलर को दिया जाएगा, और जिसकी पनिशमेंट होगी फाइन से, जिस फाइन की अमाउंट होगी 1000 रुपीज, ठीक है, ये इसकी पेनल्टी होगा। यहाँ पे बातें क्लियर? आगे देखेंगे। अ लैंडलॉर्ड शैल बी पनिशेबल विद अप 2 years इम्प्रिजनमेंट। कौन? लैंडलॉर्ड को 2 साल की सजा की बात की गई है, और फाइन और बोथ इफ दे कंट्राडिक्ट सेक्शन 6, अगर वो सेक्शन 6 को कंट्राडिक्ट करते हैं, जिसमें क्या बात है आपका, वी सजेस्ट दैट अ लैंडलॉर्ड कैन नॉट चार्ज हायर देन द फेयर रेंट। देखिएगा यहाँ पर 2 years की इम्प्रिजनमेंट की बात की गई है और फाइन की भी बात की गई है। अगर कंट्राडिक्ट किया जा रहा है सेक्शन 6, जहाँ पर फेयर रेंट को क्या किया जा रहा है, फेयर रेंट जो फिक्स किया गया था उससे आप हायर चार्ज कर रहे हो, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक तरीके से नहीं किया जा सकता चार्ज हायर देन द फेयर रेंट, लैंडलॉर्ड नहीं कर सकता, ठीक है, ये कुछ पेनल्टीज हो गई। पावर टू समवन एंड फोर्स अटेंडेंस ऑफ विटनेस, 16 कहता है कि आपके जो यहाँ पर विटनेसेस होते हैं, ठीक है, पावर है किसी की किस चीज के लिए, कि अटेंडेंस करने के लिए विटनेसेस की। कोई भी अथॉरिटी जो एक्सरसाइज कर रही है पावर को अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के अंडर, शैल हैव द सेम पावर, किस चीज के लिए? जो भी अथॉरिटी है इस केस में, इस एक्ट में जिसको सुन रही है उसके पास पावर है किस चीज की? समन कर सकती है और एनफोर्स भी कर सकती है, किस चीज के लिए भाई? विटनेसेस के अटेंडेंस के लिए, कि तुम्हें आना पड़ेगा, ठीक है, अटेंडेंस के लिए, एंड कंपेलिंग द प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस, आना पड़ेगा और तुम्हें एविडेंस प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, ठीक है, एविडेंस प्रोड्यूस करने पड़ेंगे एज आर वेस्टेड इन अ कोर्ट अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, जो 1908 का सीपीसी है उसके अकॉर्डिंग जो भी प्रोविजन है यहाँ पर, वो उसके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा? समन किया जाएगा, बुलाया जाएगा, कंपेल किया जाएगा आने के लिए, ठीक है, उसको आना पड़ेगा। 16 हम इसमें बात पढ़ते हैं। 18 में एग्जीक्यूशन ऑर्डर, ऑर्डर का एग्जीक्यूशन किया जा रहा है कि एवरी ऑर्डर जो मेड किए जा रहे हैं हमारे इस प्रोविजंस में, वो शेयर वर्ड है यहाँ पर, शैल बी एग्जीक्यूट किए जाएंगे किसके द्वारा? सिविल कोर्ट्स के द्वारा। सिविल कोर्ट्स कौन सी होंगी? जिसके पास जुरिडिक्शन होगा, हैविंग जुरिडिक्शन इन द एरिया एज इफ इट वर अ डिग्री और ऑर्डर ऑफ दैट कोर्ट, और वो उसको ऐसे ही एग्जीक्यूट करेंगे जैसे कि वो उस डिग्री, उसी कोर्ट का डिग्री या ऑर्डर होगा, ठीक है, उसी कोर्ट का, ठीक है। बात करेंगे हम यहाँ पे नेक्स्ट एग्जेम्पशन, एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट, कि द स्टेट गवर्नमेंट में डायरेक्ट, यहाँ पर किसके पास पावर दे रखी है? राज्य सरकार के पास, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट जो है आपका डायरेक्ट कर सकती है, ऑल आर एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल नॉट अप्लाई टू एनी,
पर्टिकुलर बिल्डिंग, रेंटल लैंड और टू एनी क्लास ऑफ बिल्डिंग और आपका रेंटल लैंड। अगर आपसे पूछे कि क्या एग्जम्प्ट करने की पावर किसके पास एग्जम्प्ट हो सकती है, यस हो सकती है बिल्डिंग, किसके पास पावर है एग्जम्प्ट करने की, तो आप बोलेंगे राज्य सरकार के पास है। वो किसी को भी डायरेक्ट कर सकती है, और ये एनी ऑफ द प्रोविजन, एक प्रोविजन के लिए भी या सारे प्रोविजंस के लिए भी, ठीक है, क्योंकि ये इन पर अप्लाई नहीं होंगे पर्टिकुलर बिल्डिंग पर या रेंटल लैंड पर, ठीक है, या किसी भी पर्टिकुलर क्लास ऑफ बिल्डिंग्स पर, ठीक है, या रेंटल लैंड्स पर। यहाँ पर क्या हो सकते हैं, मना किया जा सकता है राज्य सरकार के द्वारा। बात है क्लियर। रिवीजन इन फेयर रेंट इन सर्टेन केसेस, सेक्शन 5 बात करता है कि रिवीजन हो सकता है किसमें, फेयर रेंट में, कोई पर्टिकुलर केसेस में, ठीक है, कि व्हाटएवर द फेयर रेंट ऑफ अ बिल्डिंग और रेंटेड लैंड हैज बीन फिक्स, कोई भी फेयर रेंट या बिल्डिंग जो रेंटेड है, ठीक है, फिक्स की गई है अंडर सेक्शन 4, ठीक है, 4 के अंदर, नो फर्दर इंक्रीज और डिक्रीज इन सच फेयर रेंट बी परमिसिबल फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। ये बात करता है कि जो फेयर रेंट है बिल्डिंग का या रेंटेड लैंड है जो फिक्स किया गया है सेक्शन 4 में, तो नो फर्दर इंक्रीज, फर्दर का मतलब होता है दोबारा, बार बार, ठीक है, बाद में इंक्रीज और डिक्रीज नहीं किया जाएगा। कब तक के लिए, रेंट टू बी परमिसिबल फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर, 5 ईयर तक का टाइम है। ये नहीं कि आप हर बार उसको बढ़ा रहे हैं या एक तरीके से डिक्रीज कर रहे हैं, नो, यहाँ पर मना किया गया है, 5 ईयर का टाइम है। प्रोवाइडेड कहता है कि दैट इंक्रीज मे बी अलाउड इन केस वेयर एनी एडिशन, हाँ इंक्रीज जनरली तो नहीं होगा, ये बात हमने पढ़ ली यहाँ पे, जनरली आप हर रोज नहीं बढ़ाएंगे घटाएंगे, बट बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं। इंक्रीज में भी अलाउड इन केस वेयर एनी, कोई एडिशन में, कोई इंप्रूवमेंट्स में या कोई अल्टरेशन में हैज बीन कैरी आउट एट द एक्सपेंसेस ऑफ लैंडलॉर्ड। अगर लैंडलॉर्ड अपने खर्चे से उनके लिए कुछ चीजें अल्टर कर रहा है, ऐड कर रहा है, इंप्रूव कर रहा है, कुछ चीजों को, उनकी चीजों सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है हर तरीके से, तो या उनके एक तरीके स्पेस को बढ़ाया गया है और रूम अलॉट किए गए हैं, जो भी कुछ है, तो वहां पर उनको इंक्रीज किया जा सकता है। डिक्रीज में भी अलाउड, इंक्रीज करने की बात है तो फिर भाई डिक्रीज की भी हो सकती है ना, जब आपने उनके लिए ज्यादा चीजें बढ़ा दी हैं, ज्यादा सुख सुविधा दे दी है, स्पेसिफिक नई चीजें बनाई है उनके लिए, तो आप इंक्रीज कर सकते हो। लेकिन क्या डिक्रीज किया जा सकता है, यस, डिक्रीज भी अलाउ हो सकता है वेयर देयर इज अ डिक्रीज और डिमिनिश इन द अकोमोडेशन और एमिनिटीज प्रोवाइडेड। लेकिन आपने उनकी सुख सुविधाओं को, उनके स्पेस को, उनकी जो भी बेसिक जरूरतें थी उनको कम कर दिया है, एक तरीके से डिमिनिश कर दिया है, तो फिर आप अपने रेंट को भी क्या करेंगे, डिक्रीज किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस ऑफ द केस, ठीक है। Any dispute between the landlord and tenant in regard to any increase or decrease under this section shall be decided by the controller। देखिएगा कोई डिस्प्यूट अराइज हो रहा है किसके मध्य, हमारे लैंडलॉर्ड और टेनेंट के मध्य अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो रहा है, तो जो भी इसमें इंक्रीज और डिक्रीज करने की बात हो रही है इस सेक्शन के अंदर, वो कौन डिसाइड करेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डिसाइडेड किया जाता है बाय द कंट्रोलर, ठीक है, कंट्रोलर के द्वारा। रूल्स बनाने की पावर किसके पास है, यहाँ पे बात करेंगे हम सेक्शन 23 की, जो बात करता है कौन, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर किस चीज की, रूल्स बनाने की, ठीक है, ऑल या एनी, ऑल मतलब सभी या एनी, ठीक है, कैरी आउट ऑल और एनी ऑफ द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। यहाँ पर कौन कानून बनाएगा, राज्य सरकार बनाएगी। किस सेक्शन में बनाया जा रहा है, सेक्शन 23 में बनाया जा रहा है। डिपॉजिट ऑफ रेंट सेक्शन 6A इंसर्टेड हुआ था हमारा हरियाणा एक्ट नंबर 1978 से। कब से, 1619, एक्ट नंबर 16 है 1978 का है, ठीक है। स्पेशल प्रोविजन, ये लास्ट पॉइंट बचा है आपके आज के लेक्चर का, ठीक है। स्पेशल प्रोसीजर फॉर डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन इन सर्टेन केसेस, सेक्शन 13 जो ए था वो भी इंसर्टेड हुआ था हरियाणा एक्ट नंबर 11 से, और कब का था ये आपका 1986 का था, ठीक है। तो चलिए आज आपका मैंने ये हरियाणा अर्बन का पूरा एक्ट पढ़ा दिया है, ठीक है। आप इसके जो भी मेन पॉइंट्स है उनका नोट्स जरूर बनाएंगे और आपका ये एक शॉर्ट नोट तैयार हो जाएगा आपकी पीटी के लिए, एंड ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू सो मच।